जीएसटी में एक अनोखा अमेंडमेंट आया, वो आपके लिए लेकर आया हूँ। टॉपिक का नाम है इनपुट टैक्स क्रेडिट और प्रोविजंस है रूल 86A। प्रोविजन क्या है? प्रोविजन यह आ गया कि देखो, होता क्या था। होता ये था कि आपको आईटीसी बनती है, आप अपना आईटीसी क्लेम करो। अब आईटीसी की बहुत सारी कंडीशंस है कि इनवॉइस मस्ट बी देयर, गुड्स मस्ट बी रिसीव्ड, इनवॉइस मस्ट बी पेड, जीएसटी मस्ट बी पेड। परंतु ये सब सेल्फ डिक्लेरेशन के बेसिस पे था। सेल्फ डिक्लेरेशन के बेसिस मतलब मैं डिक्लेयर करूंगा कि मेरे पास इनवॉइस है, मैंने गुड्स की सप्लाई रिसीव कर ली है, मेरे सप्लायर ने जीएसटी का पेमेंट कर दिया है, और इन सब बेसिस पे मैं अपना रिटर्न भरता हूँ और मैं आईटीसी क्लेम करता हूँ। अब हमारी गवर्नमेंट को बहुत सारे फ्रॉडुलेंट केस मिल गए, फर्जी केस मिल गए, जहाँ पे लोगों ने फर्जी से रॉन्गफुल्ली आईटीसी क्लेम कर लिया। पहले तो रिटर्न भर दिया, आईटीसी क्लेम कर लिया, आईटीसी यूटिलाइज कर लिया, फिर रफा दफा। अब इस प्रॉब्लम को कंट्रोल करने के लिए इन्होंने एक नया प्रोविजन बना दिया रूल 86 से। रूल 86 से ऑफिसर्स के पास एक स्पेशल पावर देता है, और इस पावर के अनुसार हमारे जीएसटी के ऑफिसर्स आपकी आईटीसी को डिनाई कर सकते हैं। यस, आपकी आईटीसी को डिनाई कर सकते हैं ऑन द ग्राउंड कि दे हैव द ओपिनियन, they have the reason to believe that invoice has not been received, or supplier does not exist, or supplier has not paid GST, or recipient is not carrying business from the uh, registered place of business, etc. etc. यानी अब हमारे डिपार्टमेंट के पास एक वीटो पावर आया है, जिसमें वो आपका आईटीसी डिनाई कर सकता है। इसे समझने के लिए आप स्टेप बाय स्टेप समझिए। हु कैन डिनाई आईटीसी, यानी कौन से ऑफिसर के पास ये पावर आ गया कि वो हमारी आईटीसी डिनाई कर दे? तो आंसर इज, ये पावर है कमिश्नर के पास, और एनी ऑफिसर ऑथोराइज्ड बाय हिम, एनी ऑफिसर ऑथोराइज्ड बाय हिम, यानी या तो कमिश्नर खुद या फिर ऑफिसर ऑथोराइज्ड बाय हिम, नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर। यानी या तो कमिश्नर खुद डिनाई कर देगा, और या फिर अपने किसी जूनियर को पावर डेलीगेट करेगा, और वो जूनियर कम से कम असिस्टेंट कमिश्नर की रेंज का तो होगा। यानी एसी, डीसी, जेसी, एडिशनल कमिश्नर और प्रिंसिपल कमिश्नर, ये सब के पास पावर है कि वे आपकी आईटीसी डिनाई कर देंगे। क्यों? ऑन व्हाट ग्राउंड? क्यों? अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इफ दे हैव, या ऑफिसर की बात करें, इफ ही हैज रीजन टू बिलीव, यानी उसके पास एक रीजन है जिस पे वो विश्वास कर सकता है। रीजन टू बिलीव मतलब उसके पास प्रूफ है। इज नॉट ओनली डाउट, ये उसका सिर्फ ओपिनियन नहीं है, उसके पास एक प्रूफ है, रीजन टू बिलीव है दैट, कैसा रीजन टू बिलीव है कि सप्लायर एडजस्ट ही नहीं करता, फॉल्स सप्लायर है, फर्जी का इनवॉइस है। नंबर 2, सप्लायर डज नॉट कैरी बिजनेस फ्रॉम रजिस्टर्ड प्लेस, यानी जो रजिस्टर्ड प्लेस हमारे पास है वहां से सप्लायर बिजनेस नहीं करता। तो यदि मेरा रजिस्टर्ड प्लेस, मेरा एड्रेस है, तो वहां पे ये सप्लायर एडजस्ट नहीं करता। होगा कहीं पे, उसका होगा पैन सही है, आधार सही है, लेकिन जो एड्रेस बताया गया वहां पे उस नाम का कोई बंदा नहीं है। रेसिपिएंट
डज नॉट कैरी बिजनेस फ्रॉम रजिस्टर्ड प्लेस। या तो सप्लायर उस जगह से काम नहीं कर रहा है, फिर रेसिपिएंट अपने रजिस्टर्ड प्लेस से काम नहीं कर रहा है। देयर इज नो इनवॉइस, इनवॉइस ही नहीं है, कोई टैक्सेबल इनवॉइस ही नहीं है। नो रिसीट ऑफ गुड्स, इनवॉइस सही है, सप्लायर सही है, रेसिपिएंट सही है, लेकिन अभी तक गुड्स की या सर्विस की सप्लाई रिसीव नहीं हुई है, इस ग्राउंड पे भी रिजेक्ट कर सकता है। टैक्स हैज नॉट बीन पेड, टैक्स हैज नॉट बीन पेड। सप्लायर ने जीएसटी का पैसा जमा नहीं किया, ये बड़ा खतरनाक है। सप्लायर ने जीएसटी का पैसा जमा नहीं किया, हम आपकी आईटीसी डिनाई कर देंगे। अरे वो कर देगा भाई, वो कर देगा तब आपको आईटीसी मिल जाएगी, अभी आपकी डिनाइड। तो टैक्स हैज नॉट बीन पेड। तो इन रीजंस के कारण ऑफिसर्स यानी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर एसेट्रा, इफ दे हैव रीजन टू बिलीव, तो वो आपका आईटीसी डिनाई कर देगा, आपको आईटीसी लेने नहीं देगा। अब क्वेश्चन आता है, रीजन टू बिलीव है कि नहीं है, ये कैसे मालूम पड़ेगा? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट नोट है। क्या नोट? ही मतलब ऑफिसर मस्ट रिकॉर्ड रीजंस फॉर डूइंग सो। उसका जो रीजन टू बिलीव है उसको वो रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ही मस्ट हैव टू रिकॉर्ड इन राइटिंग बिफोर टेकिंग सच डिसीजन। तो ये डिसीजन लेने के लिए, ये डिसीजन लेने के पहले वो ये रीजंस रिकॉर्ड में रखेगा कि बिकॉज ऑफ दिस रीजन आई एम डिनाइंग द आईटीसी। अब इस प्रोविजन को हम लोग वापस से पढ़ेंगे और इस बार थोड़ा सा डेप्थ में जाएंगे, थोड़ा सा डेप्थ में। इफ द कमिश्नर or any officer authorized by him, may be assistant commissioner, deputy commissioner, joint commissioner, additional commissioner, but not superintendent, not below the rank of assistant commissioner, has reason to believe कि जो बंदा आईटीसी क्लेम कर रहा है उसके पास या तो इनवॉइस नहीं है, इनवॉइस है लेकिन सप्लायर एडजस्ट नहीं करता, सप्लायर एडजस्ट करता है लेकिन वो अपने रजिस्टर्ड प्लेस से बिजनेस कैरी नहीं करता, या फिर रेसिपिएंट खुद ही अपने रजिस्टर्ड प्लेस से बिजनेस कैरी नहीं करता, या फिर गुड्स की अभी तक डिलीवरी नहीं हुई है, रिसीट नहीं हुआ गुड्स, या फिर जो इस इनवॉइस में जीएसटी का अमाउंट है वो अमाउंट अभी तक गवर्नमेंट को पेमेंट नहीं हुआ है। इन सब रीजंस को, इनमें से कोई भी रीजन यदि उसके पास प्रूफ है तो उस रीजंस को रिकॉर्ड करेगा इन राइटिंग और उसके बाद आपके आईटीसी डिनाई कर देगा। तो पहला क्वेश्चन, आईटीसी डिनाई कर देगा मतलब क्या? पूरी आईटीसी डिनाई कर देगा या सिर्फ उस पर्टिकुलर इनवॉइस जिसमें उसको ये डाउट है उसकी आईटीसी डिनाई करेगा? तो आंसर इज, लॉ ने ऑफिसर्स को सिर्फ यही पावर दिया है कि आप सिर्फ उतनी ही आईटीसी डिनाई करेंगे जितने इनवॉइस के लिए आपको ये 6 में से कोई भी एक पॉइंट का रीजन टू बिलीव आपके पास है, यानी टू द एक्सटेंट you find it fraudulent, you find it at such, उतना ही आप आईटीसी डिनाई करेंगे, पूरा आईटीसी आप डिनाई नहीं कर सकते। दूसरा, ये रीजन टू बिलीव रिकॉर्ड करना पड़ेगा, तो क्या ये रीजन टू बिलीव कम्युनिकेट करना पड़ेगा रजिस्टर्ड पर्सन को, एसएससी को, रेसिपिएंट को? आंसर इज नो। वो आपको ये रीजन टू बिलीव कम्युनिकेट करने के लिए लायबल नहीं है, बस उसको ये रीजन टू बिलीव रिकॉर्ड करके रखना पड़ेगा। अब ये रीजन टू बिलीव यदि वो रिकॉर्ड करके रखता है और आपको कम्युनिकेट नहीं करता है तो एज ए रेसिपिएंट व्हाट यू कैन डू, सपोज आज आपका 3 करोड़ का आईटीसी बनता है, आपने क्लेम किया, आपके पास एक मेल आ गया, बाय वर्च्यू ऑफ रूल 86 से दिस आईटीसी हैज बीन डिनाइड। आपने 86A पढ़ा, आपको मालूम पड़ा अच्छा ये सब बात है। आपने पूछा ऑफिसर व्हाई डू यू बिलीव दैट, which reason do you believe and why do you believe? Officers ने जवाब दे दिया, I'm not supposed to answer you. Now, अब आपके पास क्या ऑप्शंस है? क्योंकि आपने तो ये पढ़ा ही मस्ट रिकॉर्ड द रीजंस, लेकिन वो रीजंस आपको नहीं बता रहा है तो फिर किसको बताएगा? तो भाई ये रीजंस वो आपको बताने के लिए लायबल है भी नहीं,
ये रीजंस यदि आप कोर्ट में पिटीशन डालते हो तो वो कोर्ट को ये रीजंस बताएगा। सर ये वाला पावर है ना, रिकॉर्ड द रीजंस, ऐसा इनकम टैक्स और जीएसटी लॉ में पहले भी कई बार आ चुका है और हर बार कोर्ट के पास हम लोग इन्हें लेके जाते हैं और फिर कोर्ट को ये अपना उलपटान रीजंस बताते हैं, बिकॉज ये लोग कई बार अपने पावर को मिसयूज करते हैं और कई बार इन्हें कोर्ट ने लताड़ा है कि आप इस तरीके से अपने पावर को मिसयूज नहीं कर सकते। तो रूल 86 से वैसे तो सब सही है भाई, प्रोवाइडेड ये जो ऑफिसर्स है ये अपनी पुरानी आदत बदले और इस पावर को मिसयूज ना करे, तब तो ये रूल बहुत ही सही है। लेकिन जिस तरीके का पुराना हमारा एक्सपीरियंस है वो ये बता रहा है कि रूल 86 से ऑफिसर्स के हाथ में एक अनड्यू पावर है, एक बहुत ज़्यादा पावर है जिसका मिस यूटिलाइज हुआ तो हम एसएससीज को, हम रजिस्टर्ड पर्सन्स को बहुत परेशानियां झेलनी पड़ सकती है। एनी हाउ दिस इज़ वेरी वाइटल फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। एक एक वर्ड ध्यान रखना। रीज़न टू बिलीव बहुत काम का है, रिकॉर्ड इन राइटिंग ये वर्ड बहुत काम का है, ये रीजंस बहुत काम के हैं, हु इज हैविंग द पावर, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेन पॉइंट है ही कैन डिनाई योर आईटीसी। इसमें एक और बात है, एक बार उन्होंने आपके आईटीसी को डिनाई कर दिया लेकिन बाद में कमिश्नर को लगा कि नो, नाउ दिस रीजन डज नॉट एग्जिस्ट, यानी जिस पॉइंट पे लेके उसको डाउट था वो डाउट उसका क्लियर हो गया। अब उसको लग रहा है कि रीजन बिलीव डज नॉट एग्जिस्ट, यानी उसको लग रहा था सप्लाई नॉट रिसीव, लेकिन सप्लाई मिल गया। उसको लग रहा था टैक्स इज नॉट बीइंग पेड, परंतु टैक्स पेमेंट हो गया। तो वो अपने इस डिसीजन को कभी भी विड्रॉ कर सकता है और आपको आईटीसी अलाउ कर सकता है। वैसे भी ये कमिश्नर का ये स्पेशल पावर की वैलिडिटी सिर्फ 1 ईयर है। 1 ईयर के बाद ये इसका ऑर्डर ऑटोमेटिकली वेकेट हो जाएगा। तो कमिश्नर आपकी आईटीसी 1 साल के लिए होल्ड कर सकता है। 1 साल के बाद उसका ये पावर अपने आप, उसका ये ऑर्डर अपने आप वेकेट हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों। हाय फ्रेंड्स, आई एम सी ए संजय मुंद्रा और आपके सामने लेके आया हूँ जीएसटी रिटर्न के ऊपर एक छोटा सा वीडियो। ये वीडियो कई सारे पार्ट्स में है क्योंकि रिटर्न काफ़ी ड्रास्टिकली चेंज हो गया, तो आपको ढंग से समझना पड़ेगा। भाई वो जो आपने बहुत मेहनत से सीखा था ना, जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 2, जीएसटीआर 3, सॉरी टू से अब वो ऑब्सोलीट कॉन्सेप्ट है। अब आपको नया मैकेनिज्म सीखना है। आपके दिमाग में सबसे पहले बात आ रही है, सर ओल्ड रिटर्न में क्या प्रॉब्लम थी, क्यों हटा दिए, नया रिटर्न क्यों, क्या है ये बाद में बताइएगा, परंतु ओल्ड रिटर्न में प्रॉब्लम क्या आ गई? भाई ओल्ड रिटर्न में प्रॉब्लम वही है, लोग आईटीसी ज़्यादा क्लेम करते हैं, फर्जीवाड़ा चल रहा है, आईटीसी उलपटान क्लेम कर लो, उसके बाद बस उसके बाद कोर्ट कचहरी झमेला। तो आईटीसी के फर्जीवाड़े के इतने सारे केस मिले कि उन्हें लगा कि आईटीसी को और लगाम कसना पड़ेगा। और ऊपर से वो पब्लिक का सेंटिमेंट, जो मैंने जीएसटी के इनिशियल सेमिनार्स में बोला था, इस साल में 37 रिटर्न पब्लिक बाउंस कर रहा है। तो यही सबको मिला जुला के अब जीएसटी में सिंपल रिटर्न कॉन्सेप्ट लाया गया है, लेकिन जो बहुत ही ज़्यादा ऑटोमेटेड है, बहुत ही ज़्यादा ऑटोमेटेड है, बहुत ही उच्च महत्वाकांक्षाओं के साथ ये नया कॉन्सेप्ट है। क्या है भाई? पहली बात, आप ये जो पुराना सीख कर रहे थे ना, जीएसटीआर 1, 2, 3, 4, उसको अपने दिमाग से अब डिलीट मार दो। अब एसएससी को सिर्फ एक रिटर्न भरना पड़ेगा। कितने रिटर्न? एक। और उस रिटर्न का नाम है जीएसटी आरईटी 01। खत्म। तो एसएससी को अब रिटर्न बोलने पे सिर्फ एक रिटर्न भरना है और उस रिटर्न का नाम है जीएसटी आरईटी 01। लेकिन इसके अलावा 2 रिटर्न और है, जीएसटी आरईटी 02, जीएसटी आरईटी 03, लेकिन भरना सिर्फ एक ही है, जीएसटी आरईटी 01। अरे ये क्या बात हुई? अरे जब आरईटी 01 ही भरना है तो 02, 03 क्या है? ऑप्शंस है, ऑप्शंस।
मेन रिटर्न एक ही है, जीएसटी आरईटी 01, जिसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल रिटर्न। लेकिन आरईटी 02 एंड आरईटी 03 बोल के कुछ और रिटर्न है जिनका नाम है सहज रिटर्न, सुगम रिटर्न, यू नो ऑल दिस कॉन्सेप्ट। चलो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप ये समझिए कि यदि आपको रिटर्न समझना है तो आप पहले ये पूछिए अपने क्लाइंट से कि भैया जी आपका लास्ट ईयर का टर्नओवर कितना है। तो सबसे पहले रजिस्टर्ड पर्सन का टर्नओवर बताएगा कि उसके लिए कौन सा रिटर्न है। चलो ठीक है। यदि रजिस्टर्ड पर्सन का लास्ट ईयर टर्नओवर, माइंड इट, लास्ट ईयर का टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है, यदि रजिस्टर्ड पर्सन का एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है इन द लास्ट फाइनेंशियल ईयर, तो उसके पास कोई चॉइस नहीं है, उसको बस एक ही रिटर्न भरना है और उस रिटर्न का नाम है नॉर्मल रिटर्न। क्या बोलते हैं इसको? नॉर्मल रिटर्न, जीएसटी आरईटी 01। कैसे भरना है? मंथली भरना है। कब तक भरना है? 20th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, यहां तक भरना है। ओके। और टैक्स पेमेंट रिटर्न के साथ करना है, खत्म। तो सर नॉर्मली सिर्फ एक ही रिटर्न भरना है? यस। तो पुराने जो कॉन्सेप्ट थे, जीएसटीआर 1 फॉर आउटवर्ड सप्लाई, जीएसटीआर 2 फॉर इनवर्ड सप्लाई, अब वो ब्रेकअप की दरकार नहीं है, नहीं। अब बस एक ही रिटर्न भरना है, जीएसटी आरईटी 01। तो आउटवर्ड सप्लाई इनवर्ड सप्लाई का ब्रेकअप नहीं है? अरे है, वो है, लेकिन रिटर्न एक ही है। इस रिटर्न के साथ दोस्तों 2 एनएचसीआर अटैच होते हैं, NH1, NH2। NH1 में आप अपनी आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल देते हो और NH2 में आप अपनी इनवर्ड सप्लाई की डिटेल देते हो। ओके। इसमें ऑन टाइम डेटा एंट्री है, ये इसका नया कॉन्सेप्ट है। इस मामले में ये पुराने रिटर्न से अलग हो गया। क्या? इसमें ऑन टाइम डेटा एंट्री है। कैसे? आपने यहाँ पे रिटर्न भरा, सॉरी, आपने यहाँ पे इनवॉइस इश्यू किया, इनवॉइस इश्यू आपने किया, ई इनवॉइस आपने लगाया और ये आपके NH1 में ऑटो पॉपुलेटेड हो जाएगा। उधर आपने ई इनवॉइस, इनवॉइस आपको पता है, उधर आपने ई इनवॉइस लगाया और इधर आपका जीएसटी NH1 ऑटो पॉपुलेटेड हो जाएगा। यदि आप इंडिविजुअल मतलब मैनुअली इनवॉइस भी दे रहे हो, ई इनवॉइस नहीं है, तब भी आपका इनवॉइस इश्यू हुआ, आपने NH1 में एंट्री करी और उधर सामने वाले को NH2 में नजर आ जाएगा। तो ऑन टाइम डेटा है। मतलब प्रॉब्लम क्या आ रही थी? प्रॉब्लम यह आ रही थी ना कि मैंने माल परचेज किया, सामने वाले ने मुझे इनवॉइस दिया, मैंने उसके इनवॉइस का पेमेंट कर दिया, जीएसटी का पेमेंट कर दिया, लेकिन सामने वाला फ्रॉड निकला और उसने अपना रिटर्न नहीं भरा और जिसके कारण मेरा आईटीसी नुकसान खा गया। तो अब क्या होगा कि उस सामने वाले पार्टी जिससे आपने माल खरीदा है, यदि वो आप लिए अननोन है, नया आदमी है, तो आप उसको बोलेंगे सुनो भाई साहब आप इसको NH1 में अपलोड कर दीजिए, रिटर्न आप बाद में भरिएगा ना, रिटर्न तो मंथली भरना है, रिटर्न आप बाद में भरिएगा, NH1 में आप इसको अपलोड कर दीजिए, तब मैं आपको पेमेंट करूंगा। सामने वाले ने उसको NH1 में अपलोड किया, इधर रेसिपिएंट को NH2 में उसकी एंट्री नजर आ जाएगी और वो उसको वहां पे क्या कर देगा? लॉक कर देगा। यहाँ पे ये मैंने माल खरीदा है, लॉक, आई एग्री। क्या कर देगा? लॉक। अरे लॉक कर देगा। लॉक करने से आपकी आईटीसी पक्की हो गई। अब आप उस पार्टी को बेझिझक पेमेंट कर दीजिए। ये प्रिविलेज, ये फैसिलिटी हमारे पुराने वाले रिटर्न में नहीं थी। नई फैसिलिटी समझ में आई ना? अरे भाई पुराने वाले रिटर्न में क्या होता था कि आप अगले महीने की 10 तारीख को रिटर्न भरेंगे तो आपको आईटीसी मिलेगी, रेसिपिएंट को आईटीसी मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये अगले महीने की 10 तारीख के बाद मालूम पड़ता। लेकिन अब क्या हो रहा है कि आपने सामने वाले पार्टी से इनवॉइस लिया, आप उसको बोलो बाबू तुझे रिटर्न तो अगले महीने की 20 तारीख को भरना है, आरईटी 01 अगले महीने की 20 तारीख, लेकिन NH1 में तुम इसकी एंट्री अभी कर दे। वो NH1 में एंट्री करेगा और आपके NH2 में नजर आ जाएगा, रेसिपिएंट के NH2 में नजर आ जाएगा।
सप्लायर ने NH1 में एंट्री मारी और रेसिपिएंट के NH2 में एंट्री नजर आ गई और उसे उसने क्या कर दिया, लॉक कर दिया। लॉक करते उसकी ITC पच्ची। ये जो ऑन टाइम डेटा एंट्री है ना, दैट इज द वंडरफुल प्रिविलेज ऑफ दिस न्यू मैकेनिज्म ऑफ GST रिटर्न। मजा आया बच्चों? अरे नया नया इंडिया है भाई ये। चलो ये ठीक। अब बात करें उनकी जिनका टर्नओवर 5 करोड़ के अंदर है, जिनका लास्ट ईयर का टर्नओवर 5 करोड़ के अंदर है। ठीक है, यदि आपका टर्नओवर 5 करोड़ के अंदर है तो आपके पास 3 ऑप्शन है। ऑप्शन 1, 3 ऑप्शन है। ऑप्शन 1 की बात हो रही है कि आप भी GST RET 01 भर दीजिए, जस्ट लाइक दिस। आपको मंथली नहीं भरना पड़ेगा, आप क्वार्टरली भर दीजिए। चलो ये प्रिविलेज, यानी जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है वो लोग भरेंगे मंथली रिटर्न, और जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से 5 करोड़ तक है वो लोग भरेंगे क्वार्टरली रिटर्न। ओके, लेकिन भले आप रिटर्न क्वार्टरली भरो, टैक्स पेमेंट आपका मंथली होगा। टैक्स पेमेंट आपका मंथली होगा। तो रिटर्न भले आप मंथली क्वार्टरली भरो, लेकिन टैक्स पेमेंट मंथली हो रहा है, तो गवर्नमेंट को टैक्स से कोई नुकसान नहीं है, उन्हें टैक्स मंथली मिल जा रहा है। आपको रिलैक्सेशन हो जाती है, आप रिटर्न क्वार्टरली भर दो। अच्छा, इसमें आपकी कोई भी तरह की सप्लाई हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। B2B वाली सप्लाई हो, B2C वाली सप्लाई हो, एक्सपोर्ट वाली सप्लाई हो, सेज वाली सप्लाई हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कोई भी तरह की सप्लाई करते हो, आप ये रिटर्न भर सकते हो। ओके, ये क्या है? ऑप्शन 1। कौन सा रिटर्न? GST RET 01। ओके, दूसरा ऑप्शन है, ऑप्शन 2 उनके लिए है जिनका सिर्फ B2C सप्लाई होता हो। जिनका सिर्फ B2C सप्लाई होता है उनके लिए ऑप्शन है कि वो GST RET 02 भर दे। GST RET 02, इसको पॉपुलरली बोलते हैं सहज रिटर्न। सहज रिटर्न, टू बी नोटेड, सहज रिटर्न से वो भर सकते हैं जिनका सिर्फ B2C सप्लाई होता है। यदि आपका B2B सप्लाई होता है तो सहज आपके लिए नहीं है। तो सर सहज भरने में फायदा, सहज भरने में फायदा नाम जैसा है, ये सहज है, ये ईज टू फाइल है, बहुत आसान है इसका रिटर्न भरना इसके कंपैरिजन में। RET 01 तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड रिटर्न है, सहज रिटर्न बहुत सिंपल है। ये रिटर्न भी आपको क्वार्टरली भरना है। ऑब्वियसली टैक्स पेमेंट तो आपको मंथली करना है। तो टैक्स पेमेंट मंथली है, लेकिन रिटर्न आप क्वार्टरली भर सकते हो। ठीक है, ओके। इसमें एक कंडीशन है। एक तो कंडीशन ये हो गई कि आपका सिर्फ B2C सप्लाई होना चाहिए, ये तो आपको क्लियर। दूसरी कंडीशन ये हो गई कि आपका ई-कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है। ई-कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू आपका कोई ट्रांजैक्शन नहीं होना चाहिए। यदि आपका ई-कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू कोई ट्रांजैक्शन हुआ है तो आप सहज रिटर्न के लिए डिस्क्वालिफाइड है। और इसका एक माइनस है, एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। व्हाट इज द नेगेटिव पॉइंट? कि सहज रिटर्न में मिसिंग इनवॉइस का ITC नहीं मिलेगा। सब मिसिंग इनवॉइस का ITC नहीं मिलेगा मतलब यदि कोई इनवॉइस आपके NH2 में नजर नहीं आ रहा है, NH तो सब में होंगे ना, NH 1 2 इधर भी होंगे, NH 1 2 तो इधर भी होंगे, ये तो होंगे। तो कोई इनवॉइस यदि आपके NH2 में नजर नहीं आ रहा है तो आप उसका ITC क्लेम नहीं कर सकते। बात क्लियर? ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। एक और ऑप्शन है आपके पास, उसका नाम है सुगम रिटर्न। सुगम रिटर्न GST RET 03।
क्या नाम है? सुगम रिटर्न। ये रिटर्न भी क्वार्टरली है, इसमें भी टैक्स पेमेंट मंथली होगा। हाँ, और इसमें आपका B2C भी ट्रांजैक्शन हो सकता है, B2B ट्रांजैक्शंस भी हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें भी वही बात है कि आपका नो ट्रांजैक्शन वाया ई कॉमर्स ऑपरेटर। ई कॉमर्स के साथ आपके कोई ट्रांजैक्शंस नहीं होने चाहिए, और इसमें भी यही बात है, मिसिंग इनवॉइस की आपको आईटीसी नहीं मिलेगी। मिसिंग इनवॉइस की आपको आईटीसी नहीं मिलेगी। तो दिस इज अबाउट जीएसटी रिटर्न RET 01, 02, 03। ये बहुत ही एलिमेंट्री आइडिया है, ये बिजनेस के लिए सही है। इसलिए अगले वाले चार्ट में मैं आपको ये बताऊंगा कि पुराने रिटर्न में और नए रिटर्न में क्या अंतर है। लेकिन अभी इस चार्ट को अपने एक बार वापस से समझते हैं, फटाफट वापस से समझते हैं। आपको कौन सा रिटर्न भरना है, इसलिए सबसे पहले आप ये बताइए कि आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है कि 5 करोड़ से कम है। 5 करोड़ से ज़्यादा है तो आपके पास कोई चॉइस नहीं है, आपको नॉर्मल रिटर्न भरना है, GST RET 01 में। मंथली रिटर्न भरना है, आपके टर्नओवर, आपके ट्रांजेक्शन्स कुछ भी हो सकते हैं, आपका B2B B2C कोई भी ट्रांजेक्शन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप एक्सपोर्ट करते हो, सेल्स को सप्लाई करते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब क्लियर रिटर्न है। और इसमें आप मिसिंग इनवॉइस की भी आईटीसी ले सकते हो। ले सकते हो, मिसिंग इनवॉइस की भी आईटीसी ले सकते हो। तो एकदम नॉर्मल रिटर्न है। इसमें दो एनएचआर अटैच होते हैं, NHS 1, NHS 2। NHS 1 में आउटवर्ड सप्लाई की सारी डिटेल जाती है, NHS 2 में इनवर्ड सप्लाई की सारी आपको डिटेल जाती है। ऑब्वियसली इससे आपकी जीएसटी लायबिलिटी डिसाइड होती है, इससे आपकी आईटीसी डिसाइड होती है। ठीक है, यदि आपका टर्नओवर 5 करोड़ के अंदर है तो आपके पास 3 चॉइस है। आप नॉर्मल रिटर्न भर सकते हो RET 01 नॉर्मल रिटर्न, या फिर आप सहज रिटर्न भर सकते हो RET 02, या फिर सुगम रिटर्न भर सकते हो RET 03। ये तीनों ही रिटर्न क्वार्टरली है, इन तीनों में टैक्स पेमेंट मंथली होगा, तीनों में ही। और ये तीनों अलग अलग सिचुएशन में अप्लाई हो रहे हैं। यदि आपके सेवरल तरह के ट्रांजेक्शन्स है तो आप RET 01 में जाइए, यदि आपका सिर्फ B2C B2B ट्रांजेक्शन है तो आप सुगम में जाइए, और यदि आपका सिर्फ B2C है तो आप सहज में जाइए। सहज और सुगम में जाने के लिए कंडीशन और है कि आपके ई कॉमर्स के थ्रू कोई ट्रांजेक्शन्स नहीं होने चाहिए, और आप मिसिंग इनवॉइस की आईटीसी नहीं ले सकते। इस एलिमेंट्री आइडिया के बाद अगले रिटर्न में, जब अगले वीडियो में जब हम लोग जाएंगे, तब हम आपको ये बताएंगे कि NH 1 में क्या होता है, NH 2 में क्या होती है। विल गो थ्रू इन डिटेल्स। एक बार आप इसको फिर से देख लो, और यदि दरकार पड़े तो आप इसको ये पिक ले लो या कॉपी कर लो। ये जीएसटी रिटर्न पे मेरा सेकेंड वीडियो है, जिसमें मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि जीएसटी के जो पुराने रिटर्न थे और जो नया रिटर्न आया, इन दोनों मैकेनिज्म में क्या डिफरेंस है। ओल्ड मैकेनिज्म एंड न्यू मैकेनिज्म, क्या डिफरेंस। ओल्ड मैकेनिज्म में आपको पता है 3 रिटर्न भरने थे, GSTR 1, 2 एंड 3, और ये तीनों रिटर्न भरने जरूरी थे ऑन 10th ऑफ नेक्स्ट मंथ, 15th ऑफ नेक्स्ट मंथ एंड 20th ऑफ नेक्स्ट मंथ। अब आपके पास एक ही रिटर्न है, GST RET 01, यही आपका नॉर्मल रिटर्न है, और ये आप 20th ऑफ द नेक्स्ट मंथ को भरते हो।
क्लियर? ये रिटर्न मंथली थे, ये रिटर्न भी मंथली है, तो रिगार्डिंग मंथली कोई टेंशन नहीं है, वो तो सेम है, लेकिन 3 रिटर्न की जगह अब एक रिटर्न हो गया। NH1, NH1, NH2 ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे है ही नहीं। यहाँ पे NH1, NH2 का एक कॉन्सेप्ट है, एंड दिस इज फॉर योर आउटवर्ड सप्लाई एंड दिस इज फॉर योर इनवर्ड सप्लाई। ये दो NH रिटर्न के साथ लगते हैं, ऐसा एक कॉन्सेप्ट न्यू मैकेनिज्म में है, ये कॉन्सेप्ट पुराने वाले में नहीं था। सिंस इसमें NH कॉन्सेप्ट है, इसलिए इसमें ऑन टाइम डेटा एंट्री होती है। ऑन टाइम डेटा एंट्री मतलब आप इधर इनवॉइस की लोडिंग करिए, इनवॉइस की एंट्री आप अपने NH1 में करिए और रेसिपिएंट को NH2 में वो रिफ्लेक्ट होगा। ये ऑन टाइम डेटा एंट्री का कॉन्सेप्ट सिर्फ न्यू मैकेनिज्म में है, यहां पे ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है। यहां पे तो क्या हुआ, सप्लायर ने NH1 में एंट्री करी और रेसिपिएंट को इमीडिएटली वो उसका NH2 में नजर आया। जब उसका NH2 में नजर आया तो इट्स कंफर्टेबल कि यस मेरे को ITC मिल जाएगा, तब वो सप्लायर को पेमेंट कर देगा। सिर्फ ये फैसिलिटी लाने के लिए पूरा कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ है। ये इसका बेसिक फीचर है, ये इसका फंडामेंटल रीजन ऑफ चेंज है। क्या वापस से समझिए, मैंने आपको माल बेचा, ठीक है, अपने दोनों न्यू पार्टीज है, अपना पहली बार कनेक्टिविटी बैठ रहा है, आप इतना मेरे को नहीं जानते, मैं इतना आपको नहीं जानता, मैंने आपको माल भेजा, मैंने बिल बनाया 50 लाख का, GST लगाई 9 लाख की, मैंने आपको ऊपर 59 लाख का बिल रेज कर दिया और बोला भाई साहब पेमेंट करिए। अब आपके मन में डाउट किया है कि माल आ गया पेमेंट कर दूं, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन 9 लाख की ITC का टेंशन है कि कहीं मैं इसको 59 लाख का पेमेंट कर दूं और उसके बाद इस भाई साहब ने रिटर्न ही नहीं भरा तो 9 लाख की ITC मेरी मर जाएगी। तो आप क्या बोलेंगे कि भाई साहब एक काम करिए, आप इनवॉइस तो रेज कर ही चुके हैं, इसकी NH1 में एंट्री कर दीजिए। NH1 में जैसे ही मैं एंट्री करूंगा वैसे ही आपको NH2 में वो नजर आएगा। नजर आएगा तो आप श्योर्ड हो जाएंगे कि आपको तो ITC मिलेगी, आप उसे लॉक कर देंगे और आपकी ITC पक्की, आप मुझे 59 लाख का पेमेंट कर देंगे। ये स्पेशल फीचर ऑन टाइम डेटा एंट्री पुराने मैकेनिज्म में नहीं था। इसके अलावा पुराने मैकेनिज्म में और रिटर्न थे, GSTR4, कंपोजिट स्कीम डीलर 5, 6 एसेट्रा। यहां पे अब ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, यहां पे सभी के लिए एक ही रिटर्न है, GST RET 01। यहां पे 2 ऑप्शनल रिटर्न और दिए हुए हैं, सहज एंड सुगम। ये सहज एंड सुगम उनके लिए है जो स्मॉल सप्लायर है। यहां पे ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। यहां पे स्मॉल सप्लायर की डेफिनेशन है जिनका टर्नओवर ऑफ लास्ट ईयर 5 करोड़ के अंदर हो। यहां पे ऐसा था जिनका टर्नओवर ऑफ लास्ट ईयर 1.5 करोड़ के अंदर हो, उन्हें स्मॉल सप्लायर बोलते थे और उन्हें क्वार्टरली रिटर्न की चॉइस दी गई थी। यही क्वार्टरली रिटर्न की चॉइस अब हम लोग उन सभी को दे रहे हैं जिनका टर्नओवर 5 करोड़ के अंदर है। तो दैट्स अ बिग चेंज, ये भी एक बड़ा चेंज। यहां पे ITC आपको सेल्फ डिक्लेरेशन के बेसिस में मिल रही थी, आपके सेल्फ डिक्लेरेशन के बेसिस पर आपको ITC मिल जाती थी। थोड़े बहुत प्रॉस एंड कॉन्स जरूर है, लेकिन मोटा मोटी सेल्फ डिक्लेरेशन था। यहां पे आपको ITC मिलेगी आपके NH2 के बेसिस पे, सेल्फ डिक्लेरेशन के बेसिस पे आपको ITC नहीं मिलेगी। सहज सुगम में तो एकदम भी नहीं मिलेगी।
RET01 में थोड़ा बहुत मिलता है, लेकिन वो भी सिर्फ 2 महीने के लिए, क्योंकि कोई भी यदि आपका मिसिंग इनवॉइस है, मैं सहज सुगम को क्लियर कर चुका हूं कि सहज सुगम में तो मिसिंग इनवॉइस की ITC मिलेगी नहीं, लेकिन RET01 में भी जो आपका टैक्स पीरियड है, उस पीरियड के 2 महीने के अंदर आपको वो रिटर्न लगाना पड़ता है। 2 महीने के अंदर यदि आपने उसे रिटर्न को नहीं लगाया तो कॉन्सेप्ट मतलब आपने मिसिंग इनवॉइस की ITC नहीं मिलेगी। इसका मतलब ये हुआ कि NH2 के बेसिस पे ही आपको ITC यहाँ पे मिलेगी, ज्यादा से ज्यादा 2 महीने का रिलैक्सेशन है। ठीक है, एक बार इस ऑन टाइम डेटा एंट्री को और समझाता हूं। देखो, सप्लायर ने इनवॉइस अपलोड किया, NH1 में इसे एंट्री मारी, किसने? सप्लायर ने। रेसिपिएंट को वो रिफ्लेक्ट होगा किसमें? NH2 में। अभी रेसिपिएंट के पास 2 चॉइस है, चलो 3 चॉइस है। या तो वो उसे कंफर्म कर दे, कंफर्म करना है तो उसे लॉक कर देगा। लॉक कर दिया मतलब ही इज सेटिस्फाइड विद द इनवॉइस, ये सप्लायर भाई साहब है, सही है, ये इनका GSTI है, सही है, मैंने इनसे माल लिया है, सही है, इतने वैल्यू का माल लिया, इतना मेरा ITC है, सब यदि आपको कंफर्म लगे तो आप उसे लॉक कर दो। यदि आपको इनवॉइस में कुछ कंफ्यूजन लगे कि नहीं नहीं यार इनवॉइस थोड़ा रॉन्ग है, इसमें अमाउंट रॉन्ग है, इसमें ITC का अमाउंट रॉन्ग है, तो आप इसे पेंडिंग छोड़ सकते हो। क्या छोड़ सकते हो? पेंडिंग। पेंडिंग आप 3 रीजन से छोड़ सकते हो। नंबर 1 रीजन, आपको इनवॉइस में कुछ अमेंडमेंट करना है, यानी इनवॉइस में कुछ अमेंडमेंट करवाना है, तो आप उसे पेंडिंग कर दो, लॉक मत करो। दूसरा, या तो आपको उस पर ITC क्लेम ही नहीं करना है, तो आप उसे पेंडिंग ही छोड़ दो कि भैया इसमें मेरा ITC बनता नहीं है, ये मेरे 17/5 की ब्लॉक लिस्ट है, ये मेरे 17 के कारण ब्लॉक है, मैं इसको नहीं ले सकता, आप इसको पेंडिंग छोड़ दो। तीसरा, आपको इनवॉइस मिल चुका है, गुड्स नहीं मिला, तो आपको पता है अभी आपका ITC बनता नहीं है, तो आप इसको पेंडिंग छोड़ दो। जब गुड्स मिल जाएगा तब आप इसे लॉक कर देना। तो 3 रीजन से आप पेंडिंग कर सकते हो, जब आपको गुड्स नहीं मिला, जब आपको अमेंडमेंट करवाना हो, या जब आपको ITC लेना नहीं हो। और कभी ऐसा हो कि आपका इनवॉइस ही नहीं है लेकिन आपका NH 1-2 में नजर आ रहा है, आपका इनवॉइस ही नहीं है, आपने वो माल खरीदा ही नहीं है, यू आर नॉट द रेसिपिएंट ऑफ दैट सप्लाई, फिर भी वो आपका NH 2 में नजर आ रहा है, तो आप उसे रिजेक्ट कर सकते हो। तो कोई भी इनवॉइस आते ही NH2 में रेसिपिएंट के पास चॉइस है, वो उसे कंफर्म करे यानी लॉक करे, या फिर उसे पेंडिंग रखे, और या फिर उसे रिजेक्ट करे। रिजेक्ट कर दिया मतलब उसका इनवॉइस है ही नहीं, मिस्टेक से आया है। पेंडिंग मतलब उसको ITC क्लेम नहीं करना, या अभी गुड्स मिला नहीं है, या फिर उसे उसमें कुछ अमेंडमेंट करवाना है। और लॉक करना मतलब लॉक कर दिया, मतलब वो कंफर्म कर दिया। These are the basic fundamentals of the old return and new returns. I hope ये small video आपके काम आया। वीडियो 1 ऑलरेडी अपलोडेड है, वीडियो 1 के साथ इसे रीड करने से कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर होगा। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, थैंक यू। हम तुम इतने पास है, कितने दूर है चांद सितारे। हम तुम इतने पास है, कितने दूर ये चांद सितारे। सच पूछो तो मन को झूठे लगते हैं ये सारे। हम तुम इतने पास है, कितने दूर है चांद सितारे। सच पूछो तो मन को झूठे लगते हैं ये सारे, मगर सच्चे लगते हैं ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना और तुम।
और तुम। टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर होवेगा, GST RET 01 भरेगा। टर्नओवर 5 करोड़ से नीचे होएगा। 3 ऑप्शन है उसको, जो चाहे वो भरेगा। ये 3 ऑप्शन कहते हैं सहज सुदम RET 01। सहज वालों B2C में कन्फाइंड रहना, सुदम वालों B2C या B2B भरना। सहज वालों B2C में कन्फाइंड रहना, सुगम वालों B2C या B2B भरना। ई-कॉमर्स नहीं हो, ITC न मिले, इनवॉइस जो हो गुम। वो अमेंडमेंट आया कि GST रजिस्ट्रेशन लेते समय पहले क्या था, पेन होना ज़रूरी है। अच्छा एक चीज़ और बताऊँ, बीच में याद आ गया, ये जो मेरे पीछे ब्लू रंग की बिल्डिंग नज़र आ रही ना, ये मेरे छत से कितनी नज़दीक है, मतलब हार्डली 25 मीटर, ये GST की बिल्डिंग है। तो चलो शायद मेरी आवाज़ वहाँ तक भी पहुँच जाए। तो GST रजिस्ट्रेशन के लिए क्या था कि पहले तो पैन नंबर होना ज़रूरी था। अब इन्होंने बोल दिया कि GST रजिस्ट्रेशन के लिए आधार नंबर होना मैंडेटरी है। क्या मैंडेटरी है? आधार नंबर। यानी यदि कोई इंडिविजुअल अपना GST रजिस्ट्रेशन कराने जा रहा है तो पैन तो देना ही पड़ेगा, आधार वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा। यदि कोई HUF अपना रजिस्ट्रेशन करने जा रहा है तो उसके कर्ता का आधार नंबर वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा। कोई पार्टनरशिप फर्म यदि GST में रजिस्ट्रेशन लेना चाहता है तो उसके मैनेजिंग पार्टनर्स का आधार नंबर चाहिए, हमें वेरिफिकेशन चाहिए उसका। और कोई भी और एंटिटी, कंपनी एक्सेट्रा, कोई भी एंटिटी यदि GST में रजिस्ट्रेशन लेने जा रहे हैं तो उनके जो जो ऑथोराइज सिग्नेटरी है उन सब का आधार नंबर का वेरिफिकेशन होना मैंडेटरी है। यहाँ तक बात क्लियर। अब आप बोलेंगे सर इंडिया के जितने लोग हैं क्या सबके पास आधार अलॉटेड हो गया क्या? सपोज किसी के पास आधार नंबर में कुछ प्रॉब्लम है, आधार अभी तक नहीं आया उसके पास, आधार नंबर की कुछ गड़बड़ चल रही है, उसकी रेक्टिफिकेशन के अप्लाई किया हुआ है, तो ऐसे में तो लॉ ने इसको लेके थोड़ा सा रिलैक्सेशन बोला है कि इसको लेके हम और क्या क्या आइडेंटिफिकेशन मोड हो सकते हैं और क्या क्या मीन्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन हो सकते हैं, वी विल नोटिफाई सून। ठीक है। अब एक छोटी सी बात और आ गई कि जिनका अभी तक आधार नहीं है या जिनका आधार वेरिफिकेशन नहीं हो पाया ड्यू टू एनी रीजंस, उसके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग अमेंडमेंट डाला। अब आपको पता है यदि आपके पास आधार का वेरिफिकेशन नहीं हो पा रहा है तो थोड़े से तो भैया देखो, ना चाहते हुए भी बोलना नहीं चाहिए, सही वर्ड नहीं है ये,
परंतु डाउट तो हो रहा है। तो लॉ ने ऐसा तो नहीं बोला कि डाउट हो रहा है, लेकिन लॉ ने एक प्रोविज़न डाला कि ऐसा कोई बंदा जिसके ऑथराइज सिग्नेटरी का, मैनेजिंग पार्टनर का, कर्ता का, इंडिविजुअल का आधार वेरिफिकेशन नहीं हो पा रहा है, उन बंदों के रजिस्ट्रेशन के लिए प्लेस ऑफ बिजनेस का वेरिफिकेशन होना मैंडेटरी। यदि आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन चैप्टर में वेरिफिकेशन ऑफ प्लेस ऑफ बिजनेस का टॉपिक याद है, तो दोस्तों मैं आपको बताऊं कि प्लेस ऑफ बिजनेस का वेरिफिकेशन जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए नॉर्मली तो मैंडेटरी नहीं है। ये डिपार्टमेंट के डिस्क्रिप्शन पे है कि वो किसका प्लेस ऑफ बिजनेस का वेरिफिकेशन करे, लेकिन जिनका आधार का वेरिफिकेशन नहीं हो पाया उनका प्लेस ऑफ बिजनेस का वेरिफिकेशन होना मैंडेटरी है। और प्लेस ऑफ बिजनेस के वेरिफिकेशन के साथ साथ उस बंदे का भी वेरिफिकेशन होगा, क्योंकि लॉ ने क्या बोला कि प्लेस ऑफ बिजनेस का वेरिफिकेशन इन द प्रेजेंस ऑफ दैट पर्सन इज मैंडेटरी। यानी वो भाई साहब उस प्रीमाइसेस का आगे ऐसे खड़े होके अपना वेरिफिकेशन कराएंगे, जैसे मैं जीएसटी की बिल्डिंग के सामने खड़ा होकर ऐसे फोटो खिंचवा रहा हूँ ना, वैसे ही वो भाई साहब अपनी प्रीमाइसेस के अंदर या प्रीमाइसेस के बाहर खड़े होके अपना वेरिफिकेशन करवाएंगे। अच्छा, ये वेरिफिकेशन कब तक हो जाना चाहिए? तो जब आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया उसके 30 डेज के अंदर, 60 डेज के अंदर, जब आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया उसके 60 दिन के अंदर ये प्लेस ऑफ बिजनेस का वेरिफिकेशन हो जाना चाहिए। 60 डेज, हाँ, ओके। अब ये जो प्लेस ऑफ बिजनेस का वेरिफिकेशन हो गया तो ये सारे वेरिफिकेशन रिपोर्ट और फोटोग्राफ्स ये सारे जीएसटी REG 30 में अपलोड हो जाना चाहिए। यानी डिपार्टमेंट जीएसटी REG 30 में आपके सारे प्लेस ऑफ बिजनेस का वेरिफिकेशन, पर्सन का वेरिफिकेशन अपलोड हो जाना चाहिए। बात क्लियर? और ये 15 दिन के अंदर, वेरिफिकेशन के 15 डेज के अंदर ये रिपोर्ट अपलोड हो जानी चाहिए। तो दिस इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ आधार नाउ फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन। आई होप ये अमेंडमेंट आपको बहुत आसान लगा। हेलो फ्रेंड्स, जीएसटी में एक और अमेंडमेंट आया अभी। अमेंडमेंट पुराना है, थोड़ा सा उसमें क्लैरिफिकेशंस है। या ऐसे समझ लो मई एग्ज़ाम के लिए इतना वाइटल नहीं था, परंतु नवंबर एग्जाम्स के लिए बहुत वाइटल है। एनी हाउ यू मस्ट बी अपडेटेड ऑन दिस, एंड द अमेंडमेंट इज इन रिलेशन टू ई इनवॉइस। आज की डेट में जो जीएसटी के रजिस्टर्ड पर्सन है जिनका एग्रीगेट टर्नओवर 100 करोड़ से ज़्यादा है, एग्रीगेट टर्नओवर मतलब आप समझ रहे, जिसमें टैक्सेबल टर्नओवर, एग्जेम्प्टेड टर्नओवर एंड एक्सपोर्ट टर्नओवर तीनों इंक्लूड। तो यदि आपका एग्रीगेट टर्नओवर 1 करोड़ से ज़्यादा है तो आपके लिए ई इनवॉइस रेज करना मैंडेटरी। ये सुनते ही बहुत लोगों को परेशानियाँ हो गई, यार अब ये ई इनवॉइस पोर्टल पे कैसे रेज करें? तो भैया सुनो ना, आपको इनवॉइस पोर्टल पे जाके रेज नहीं करना। इनवॉइस आप वैसे ही बनाओगे जैसे आप पहले बनाते थे अपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की मदद से। जो भी आप सॉफ्टवेयर यूज कर रहे थे उससे जैसे आप इनवॉइस बना रहे थे वैसे ही बनाओगे, लेकिन अब इस इनवॉइस को आपको एक स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट पे रखना पड़ेगा, उसमें स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी और उसके बाद आपको उसको एक ई इनवॉइस पोर्टल पे अपलोड करना पड़ेगा। ऐसे 10 पोर्टल्स उन्होंने डेवलप किए हैं ताकि कोई भी साइट बैठ न जाए। www.einvoice1.gst.gov.in और ऐसे 1 जैसे मैंने बोला वैसे 10, यानी सेकेंड वाला साइट क्या है? www.einvoice2. समझे? इस तरीके से आपको 10 पोर्टल मिल गए हैं
वहाँ पे आपको अपने रेज किए हुए इनवॉइस को अपलोड करना है, डिजिटल सिग्नेचर लगानी है, आपको इनवॉइस रेफरेंस नंबर मिल जाएगा। तो अब वो लोग जिनका टर्नओवर 100 करोड़ से ज़्यादा है वो इसमें फ़ायदा ये है कि आपका इंफॉर्मेशन एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लोड हो रही है, आपके ई वे बिल जनरेट करने में भी बहुत सुविधा हो रही बिकॉज ऑफ दिस, और जो नया जीएसटी रिटर्न है उसमें इस इनवॉइस की ऑटो अपलोडिंग हो जाएगी। तो आपको भी फायदा है, ऑटोमेशन हमेशा आपको सपोर्ट ही करेगा, आपका वर्कलोड कम करेगा। हाँ, इनिशियली आपको ये सब एक बार समझना होगा। तो पहला स्टेप क्या है, आप जैसे अपना इनवॉइस बनाते थे वैसे ही बनाइए अपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की मदद से। तो एक स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट में बनेगा जो कि वेबसाइट पे दिया हुआ है, उसमें स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन रहेगी, वो तो ऑब्वियसली रहेगी। जब आपका इनवॉइस बन जाए तो आप उसे जेसन फाइल में कन्वर्ट करके उन डेडिकेटेड 10 ई इनवॉइस पोर्टल में किसी भी एक पोर्टल पे अपलोड कर दीजिए, डिजिटल सिग्नेचर ला दीजिए, आपका इनवॉइस रेफरेंस नंबर जनरेट हो जाएगा और उसके बाद वो इनवॉइस की कॉपी, मतलब इनवॉइस रेफरेंस नंबर के साथ डिजिटल सिग्नेचर के साथ एक कॉपी आपके पास आ जाएगी, एक कॉपी रेसिपिएंट के पास है। आपके ई वे बिल जनरेट करने में आपको हेल्प हो गई और आपका जो रिटर्न भरना है नया वाला, उस रिटर्न में भी ऑटो अपलोड हो जाएगा। तो दैट इज अबाउट ई इनवॉइस। इसके अलावा एक और बातें चल रही है क्यूआर कोड की। तो सर ये क्यूआर कोड यानी क्विक रिस्पॉन्स कोड किसे लगाना है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा वाइटल है कि क्विक रिस्पॉन्स कोड उन्हें लगाना है जिनका एग्रीगेट टर्नओवर 500 करोड़ से ज़्यादा हो। किससे ज़्यादा हो? 500 करोड़ से ज़्यादा हो, उन लोगों के लिए क्विक रिस्पॉन्स कोड मैंडेटरी है, लेकिन सिर्फ उन इनवॉइस में जिस इनवॉइस में B2C, मतलब सिर्फ B2C इनवॉइस में आपको क्यूआर कोड देना है। यानी पहली बात, यू आर रजिस्टर्ड पर्सन हैविंग टर्नओवर, हैविंग एग्रीगेट टर्नओवर इन एक्सेस ऑफ 500 करोड़, और दूसरी बात है कि आपके B2C इनवॉइस रेज हो रहे हैं तो उसमें आपको क्विक रिस्पॉन्स कोड लगाना मैंडेटरी। सर एक क्विक रिस्पॉन्स कोड बारकोड जिसको आप जब स्कैन करेंगे तो आपका इनवॉइस नंबर, आपके इनवॉइस की डेट, आपके GSTIN, रेसिपिएंट का GSTIN इफ एनी, एंड आपके HSN कोड और डिस्क्रिप्शन अपने आप ही स्कैन हो जाए। सो दैट इज अबाउट ई इनवॉइस एंड क्यूआर कोड। थोड़ा वाइटल है नवंबर एग्जाम्स के खास करके, और MCQ फॉर्मेट में ज़्यादा वाइटल। चलो दोस्तों, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।